हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि जियोग्राफी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इसकी 17वीं क्लास है। 16 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 को देख रहे थे। हम इसमें प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और जो पिछली क्लास टेक्निकल इशू की वजह से बीच में बंद हो गई थी और उसमें हम जलवायु के वितरण से संबंधित पढ़ रहे थे। बताया था आपको कि जलवायु को 2 भागों में बांटा जाता है, क्षैतिज वितरण या और ऊर्ध्वाधर वितरण यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसमें हम पहले क्षैतिज वितरण को पढ़ रहे थे। जनसंख्या के आधार पर उसके जनसंख्या नहीं, उसके वर्षा की मात्रा के आधार पर उसके विभाजन को देख रहे थे, और उसमें हमने पहले कंप्लीट कर लिया था सदाबहार वनस्पति को। उसके बाद किया था हमने अर्ध सदाबहार वनस्पति को, और उसमें हम जहाँ पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति को। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया था तो टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बंद हो गई थी, उसके लिए सॉरी आपसे। इस क्लास में मैं उसकी भरपाई कर लूँगा, क्लास को थोड़ी लंबी रखूँगा इसमें, और डिटेल से कोशिश करूँगा चैप्टर 7 को इसमें कंप्लीट करने की। तो आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अब मेरे साथ क्लास को एंड तक देखते रहें, ठीक है। तो इसमें अब हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति को देखते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिडिशियस वेजिटेशन। इसमें हम देखते हैं कि इन वनस्पतियों के विकास हेतु 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। इन जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है, इसके विकास के लिए 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जो होती है उसकी मात्रा उपयुक्त होती है। ये जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन ये जो होती है वनस्पति, इसका विकास 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक होता है, और यह वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपने वृक्षों के पत्ते गिरा देती है, इसलिए इसे पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। यानी वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं और इसलिए इसे पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। इसके अंतर्गत हिमालय श्रेणी में शिवालिक के गिरिपद, भांवर, तराई, पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है कि पूर्वी ढाल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत। भारत की मानसूनी जलवायु का प्रभाव इन वनस्पतियों पर अधिक पड़ा है। जो भारत की मानसूनी जलवायु है उसका प्रभाव ये जो वनस्पति हैं इस पर अधिक पड़ा है। इन वनों से प्राप्त होने वाले वृक्षों की लकड़ियों का वाणिज्यिक महत्व जो होता है अधिक होता है, क्योंकि यह सदाबहार वनों की अपेक्षा कम कठोर होती हैं, सघन भी कम होती हैं, और इनका आर्थिक दोहन जो है उसकी अपेक्षा अधिक होता है, और इनका महत्व भी अधिक होता है। अब देखो ये कुछ मैप है इंडिया का, इसमें प्राकृतिक वनस्पतियों का विभाजन के बारे में दिया हुआ है कि जैसे ये येलो कलर में है उष्णकटिबंधीय वनस्पति, ये येलो कलर में ये जो है ये उष्णकटिबंधीय वनस्पति। अल्पाइन व उप अल्पाइन ये जो स्काई ब्लू कलर में ये, और ये इसके बाद है हिमालय शीतोष्ण वनस्पति, ये जो थोड़ा डार्क ब्लू कलर है ये हो गया इसी में, ये हिमालय शीतोष्ण वनस्पति। और हिमालय आर्द्र वनस्पति ये ब्लू कलर है, इसमें ब्लू कलर देखो अच्छे से देखते हैं इसे। हिमालय आर्द्र वनस्पति ये जो हिमालय के गिरपद में, ठीक है ये। और इसे उप उष्णकटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति भी कहते हैं। आगे फिर ये ग्रीन कलर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय ये जो ग्रीन कलर है देख लो अच्छे से, जो वर्षा के क्षेत्र अधिक है ना उस जगह पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति ये जो डार्क ब्लू सा है, ये बैंगनी कलर सा जो है। आगे फिर अर्ध सदाबहार वनस्पति, ये इसी में है। अर्ध सदाबहार मतलब सदाबहार से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। और शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति, ये शुष्क है, ये जो भारत का मध्य भूमि का क्षेत्र है अधिकतर ये शुष्क भूमि है, ठीक है। और आगे अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत और महुआ।
जो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है। इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं साल, सागवान, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत और महुआ, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब आगे वनस्पति देखते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति यानी ड्राई ट्रॉपिकल वेजिटेशन। इस प्रकार की वनस्पति को दो भागों में बांटा जाता है। ये शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति को दो भागों में बांटा जाता है। पहली है शुष्क पर्णपाती वनस्पति। शुष्क पर्णपाती वनस्पति, इसमें देखते हैं शुष्क पर्णपाती वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और यह वनस्पति मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बिहार में पाई जाती है। ये वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी जो शुष्क पर्णपाती वनस्पति है ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो ये मध्य भूमि है भारत की, इसमें ये जो है ये पाए जाते हैं। और देखते हैं इसमें इन वनस्पतियों में शुष्क काल की अवधि लंबी होती है तथा वृक्ष सघन न होकर विरल होते हैं। यानी वृक्षों की सघनता नहीं होती है, विरल होते हैं। मतलब जो सघनता समझ लो कि दूर दूर होते हैं। जो निकटता है वृक्षों की कम निकटता होती है। और पेड़ों के बीच विस्तृत घास भूमियाँ पाई जाती हैं। अतः विशाल आकार के जानवरों जैसे हाथी, गेंडा, शेर, चीता आदि के आवास हेतु ये क्षेत्र बेहतर होते हैं। और अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार व उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य का निर्माण करते हैं। पार्कनुमा भूदृश्य यानी पार्क के समान भूदृश्य का निर्माण करते हैं। और तेंदू, बेल, खैर आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। जो ये शुष्क वनस्पति है, शुष्क पर्णपाती वनस्पति, इसमें तेंदू, बेल और खैर प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा तेंदू वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी किस वृक्ष से बनाई जाती है? तेंदू वृक्ष, और उसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, याद रखना। और कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे फिर इसमें शुष्क कटीली वनस्पति है। शुष्क कटीली वनस्पति, याद रखना हम शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति पढ़ रहे हैं। यह दो भागों में बांटी जाती है, शुष्क पर्णपाती और शुष्क कटीली में। अब शुष्क कटीली में देखते हैं यह वहाँ पाई जाती है जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तथा निम्न किस्म की घास भूमियाँ पाई जाती हैं इसमें। और इसके अंतर्गत भारत के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश जैसे पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक पशुचारण के कारण वनों का स्वरूप अत्यंत विरल है। यानी इन क्षेत्रों में अत्यधिक पशुचारण होता है जिस वजह से वनों का जो स्वरूप है अत्यंत विरल है। मतलब आर्थिक दोहन उनका अधिक होता है, इस वजह से वन मतलब दूर दूर पाए जाते हैं, सघनता बहुत कम है। और प्रमुख वृक्ष यहाँ पर जो पाए जाते हैं उनमें बबूल, नागफनी, खजूर और खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। और पलास को बता दूं कि पलास का जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको जंगल की आग कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश एवं झारखंड का राजकीय पुष्प है। याद रखना, उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प पलास है और इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है और इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं सवाना वनस्पति के बारे में। और सवाना वनस्पति जो है उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। और छोटे वृक्ष और घास इस प्रकार की वनस्पतियों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और उर्वरता की दृष्टि से ये क्षेत्र कम समृद्ध होते हैं, यानी यहाँ की जो मिट्टी होती है कम उर्वर होती है, कम उपजाऊ होती है। और भारत में आमतौर पर इन्हें बंजर प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। बंजर प्रदेश, यहाँ पर झाड़ मतलब झाड़ियाँ, कटीले वन ये अधिक पाए जाते हैं, बबूल वगैरह। ये क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर, फ्लोरिकन और भारतीय भेड़िया जैसी प्रजातियों के आवास स्थल होते हैं। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर, फ्लोरिकन और भारतीय भेड़िया के लिए ये प्रजातियों के लिए आवास स्थल हैं। आगे अब देखते हैं मरुस्थलीय वनस्पति के बारे में।
डेजर्ट वेजिटेशन, ये वनस्पतियाँ उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो आप उस क्षेत्र को मरुस्थल घोषित कर सकते हो। इन वनों के वृक्ष प्राय बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार के वनों में कई प्रकार की घास व झाड़ियों का विकास होता है और इनकी जड़ें जल की तलाश में लंबी तथा चारों ओर फैली हुई होती हैं। जो इनकी जड़ें हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उनकी जड़ें अधिक गहराई तक होती हैं, क्योंकि पानी जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पृथ्वी में अंदर गहराई तक होता है। इस वजह से पानी की पूर्ति के लिए इनकी जड़ें नीचे की तरफ अधिक गहराई तक जाती हैं। और यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियाँ प्राय मोटी, मोमी तथा मोटी छाल युक्त होती हैं, जिससे कि वाष्पीकरण कम हो, क्योंकि अगर पतली होंगी और मोम युक्त नहीं होंगी, पानी अधिक होगा तो उससे आसानी से टेम्परेचर अधिक होता है, इस वजह से वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा। और मोटी इसलिए होती हैं कि वाष्पीकरण कम हो, उनकी जो जल धारण क्षमता है वो अधिक समय तक रहे। और इस प्रकार के वनों का विस्तार दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं ज्वारीय वनस्पति के बारे में। ज्वारीय वनस्पति, अब टाइडल वेजिटेशन को देखते हैं आपके सामने कि इस प्रकार की वनस्पति समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है। जो ये टाइडल वेजिटेशन है, यह वनस्पति समुद्र के तटों पर एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है और इन क्षेत्रों में उच्च ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। यानी इस क्षेत्र में जो है उच्च ज्वार आते रहते हैं, जिस वजह से नमकीन जल का फैलाव होता रहता है। और यहाँ की मिट्टी की प्रकृति जो होती है वो दलदली प्रकार की होती है। और भारत में ज्वारीय वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार तथा कच्छ क्षेत्रों में पाई जाती है। जो ये ज्वारीय वनस्पति है, गंगा के, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के जो प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र हैं उसमें पाई जाती है तथा अंडमान निकोबार तथा कच्छ क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। और ज्वारीय वनस्पति, जिसे कच्छ वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री तथा स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक सेतु यानी सहजीवी संपर्क का कार्य करती है। और भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वनस्पति पश्चिमी बंगाल में और उसके बाद क्रमशः गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी ज्वारीय वनस्पति जो है भारत में सर्वाधिक तो पाई जाती है पश्चिमी बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार में तथा कुछ द्वीपीय जो समूह हैं या फिर तटवर्ती क्षेत्र में उनमें पाई जाती है। और यह सहजीवी संपर्क का कार्य करती है, याद रखना, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच। यानी उस जगह पर समुद्रीय परिस्थिति यानी समुद्रीय वनस्पति और स्थलीय वनस्पति आकर के मिलती हैं, तो उस बीच में जो बनती है उसी को सहजीवी संपर्क कहते हैं। दोनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उस जगह पर। और ज्वारीय वनस्पति के उगने के लिए सभी तटवर्ती क्षेत्र उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी ज्वारीय वनस्पति जहाँ उगती हैं ऐसी जगह सभी जगह नहीं होती है, क्योंकि इनके विकास और रखरखाव के लिए ताजे एवं खारे जल का उचित मिश्रण एवं कीचड़ युक्त मृदा के समान नरम मृदा यानी नरम स्थल का होना आवश्यक है। यानी इस जो मृदा का विकास होता है यह ताजे और खारे पानी दोनों की ज़रूरत होती है इसके लिए, और कीचड़ युक्त मृदा के समान नरम मृदा की भी आवश्यकता होती है। और यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी प्रमुख हैं। जो सुंदरवन का डेल्टा है उसमें याद रखना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, उसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से उसका नाम सुंदरवन पड़ा था। तो याद रखना यह ज्वारीय वनस्पतियों में मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी ये प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरीय वृक्ष हैं, देख लो। और इनकी बहुलता के कारण ही इस डेल्टाई क्षेत्र को सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आगे मैंग्रोव वनस्पति के पौधों में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का अपनी तरफ खींचती है पृथ्वी, तो उसके विपरीत होता है। यानी इसकी जो मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें हैं समुद्र में ऊपर की तरफ चलती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की तरफ खींचेगा पृथ्वी की तरफ,
लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं उसके विपरीत इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये समझो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर को चलती हैं। ठीक है, याद रखना। और ज्वारीय वनस्पतियों का क्षेत्र उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। ज्वारीय वनस्पतियों का क्षेत्र जो होता है उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। इनमें जैव विविधता जो होती है बहुत अधिक होती है। और इन वनों का सुनामी से बचाव, तटीय कटाव को रोकने, औषधीय उपयोग या पक्षियों हेतु आवास प्रदत्त कराने इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो ज्वारीय वन होते हैं, याद रखना, ये समुद्री तटों पर बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इनके द्वारा जो भूमि का कटाव होता है, जो समुद्री लहरें आती हैं, ये उनको रोकती हैं, सुनामी से बचाती हैं। और इनका औषधीय महत्व भी होता है। लेकिन और ये पक्षियों के आवास के लिए भी कार्य करती हैं। याद रखना, जब ये जड़ें होती हैं तो मिट्टियों को या फिर वनस्पतियों को उस तट को कस करके रखती हैं। और मतलब जो समुद्र की लहरें होती हैं उससे मतलब अच्छी तरह से रक्षा करती हैं पृथ्वी के जो समुद्री तटीय किनारे हैं उनके। और ज्वारीय वनों को कच्छ वनस्पति, अनूप वन, वेलांचली वन अथवा मैंग्रोव वनों के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये ज्वारीय वनों के नाम है कच्छ वनस्पति, अनूप वनस्पति, वेलांचली वन तथा मैंग्रोव वन। ये सभी एक ही हैं, याद रखना। आगे अब ये भारत का मैप है, इसमें मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है कि जो पाए जाते हैं, ये गुजरात के मैंग्रोव क्षेत्र हैं। देखो, गुजरात के तट पर पाए जाते हैं। ये रत्नागिरी मैंग्रोव क्षेत्र है, ये गोवा का मैंग्रोव क्षेत्र है। आगे फिर कावेरी डेल्टा का मैंग्रोव क्षेत्र, आगे फिर कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा बनता है वो क्षेत्र है। फिर ये महानदी डेल्टा मैंग्रोव क्षेत्र, ये सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव, और ये प्रमुख अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। आगे देखते हैं अब इसमें, जैसे भारत के कच्छ वनस्पति स्थलों की एक सूची दी गई है आपके सामने। एक साइड में लिखा हुआ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम, और फिर आगे लिखा हुआ है कच्छ वनस्पति स्थल की, मतलब उस राज्य में जो वनस्पति पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। जैसे पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है सुंदरवन वनस्पति, ठीक है, और ये सुंदरवन में पाई जाती है। उड़ीसा में जो कच्छ वनस्पति पाई जाती है भीतरकड़िका में पाई जाती है, जो राष्ट्रीय उद्यान है। महानदी में स्वर्णरेखा, देवी, धर्मा, कच्छ वनस्पति आनुवंशिक संसाधन केंद्र और चिल्का में। आंध्र प्रदेश में देखते हैं कोरिंगा में, और पूर्वी गोदावरी और कृष्णा में, कोरिंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें। आगे तमिलनाडु में देखते हैं पिचावरम, मुथुपेट, रामनाथ, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और कजुवेली में। आगे फिर अंडमान निकोबार में, उत्तरी अंडमान में पाई जाती है, और केरल में वेवनाथ, कुन्नूर, ये उत्तरी केरल का भाग है कुन्नूर, और वेवनाथ झील भी केरल में ही है। वेवनाथ, पेरियार, ये सभी केरल से संबंधित, याद रखना। आगे कर्नाटक में कुंडापुर, दक्षिण कन्नड़, होन्नावर, कारवार, मंगलुरु वन विभाग में। आगे गोवा में प्रमुख रूप से। आगे फिर महाराष्ट्र में देखते हैं अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, बेलदूर, कुंडालिका, रेवडांडा, मुंबरा दिवा, विक्रोली, श्रीवर्धन, बेतरणा, वसई, मनोरी, मलवाड़। और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, खम्बात की खाड़ी में और डुमस उपरांत में ये कच्छ वनस्पति जो हैं ये पाई जाती हैं। और पंडिचेरी में, यनम में, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में पाई जाती हैं। आगे फिर भारत में मूंगा चट्टान के बारे में दिया हुआ है कि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में ये जो है मूंगा चट्टान पाई जाती हैं, ठीक है, याद रखना। आगे फिर ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में दिया हुआ है। ये ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, समुद्र जल स्तर से 900 मीटर की ऊंचाई के बाद भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर वनस्पति के विकास को वर्षा की मात्रा की अपेक्षा तापमान अधिक प्रभावित करता है। यानी जैसे हम 900 मीटर से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वर्षा का प्रभाव कम होता है, उससे अधिक टेम्परेचर का प्रभाव होता है, उस वजह से जलवायु का निर्धारण होता है।
और इसलिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पति का विकास क्रमशः उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, शंकुधारी और टुंड्रा वन के रूप में हुआ है। यानी सबसे नीचे उष्णकटिबंधीय, उससे ऊपर समशीतोष्ण जिसमें शीतोष्ण और उष्ण दोनों, आगे फिर शंकुधारी और टुंड्रा वन। टेम्परेचर कम होता जाएगा ऊपर की तरफ। और तापमान के आधार पर प्राकृतिक वनस्पतियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तापमान के आधार पर ही प्राकृतिक वनस्पति के ऊर्ध्वाधर वितरण को, ठीक है, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है इसमें प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियां तथा हिमालय की प्राकृतिक वनस्पतियां। अब पहले देखते हैं इसमें प्राकृतिक भारत के पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियों को, यानी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ माउंटेनस रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ औसत ऊंचाई कम एवं औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति की वजह से औसत ऊंचाई पर कम एवं औसत तापमान, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें निम्न अक्षांश की अवस्थिति के कारण जो औसत ऊंचाई होती है वो तो कम होती है, और औसत तापमान अपेक्षाकृत जो हिमालय की अपेक्षा है अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति ऊंचाई पर, पर्वतीय भागों में ऊंचाई पर नहीं पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पश्चिमी घाट, विंध्याचल तथा नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन पश्चिमी घाट में, विंध्याचल तथा नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, और ये पर्वत श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय में पाई जाती हैं। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं जो आती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती हैं तथा समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर होती है। इसलिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति तथा निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। अब मैं आपको जो ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय और ये जो टुंड्रा और टेंड्रा ये सभी होते हैं, इसके बारे में तापकटबंधों के बारे में संक्षेप में बता देता हूँ कि जो पृथ्वी है या ग्लोब है इसको 7 तापकटबंधों में बांटा गया है। ठीक है, मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, दोबारा से बनाता हूँ। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये हो गई इसमें विषुवत रेखा, इसको बोलेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश। ठीक है, विषुवत रेखीय प्रदेश। और ये जो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, मान लो ये 5 उत्तरी 5 दक्षिणी, तो इसके मध्य के क्षेत्र को बोलेंगे हम विषुवत रेखीय प्रदेश। और फिर 5 से लेकर के 12 तक ऊपर की तरफ गए हम, ये 12 अक्षांश उत्तरी और 12 अक्षांश दक्षिणी, तो इस क्षेत्र को बोलेंगे हम अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश। और 12 से 25 तक, यानी 12 से 25 तक के क्षेत्र को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश 12 से 25 तक, और दक्षिण में भी। और 12 से 25 के बाद है 25 से 45 तक, 45 तक के क्षेत्र को बोलेंगे उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश। क्या? उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश 45 तक के क्षेत्र को। और 45 से ऊपर के क्षेत्र को बोलेंगे अब हम 45 से लेकर के चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वैसे मैंने ये छोटा बना दिया है तो इसमें आ नहीं रहा है। 45 से लेकर के 66.5 के करीब तक के क्षेत्र को बोलेंगे 45 अंश से 66.5 अंश तक के को ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण इससे पहले, फिर हो गया शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण। और 66.5 से लेकर के थोड़ा 66.5 से ऊपर के क्षेत्र को बोलेंगे टुंड्रा प्रदेश। और सबसे एंड में 90 डिग्री के क्षेत्र को बोलेंगे ध्रुवीय प्रदेश। समझ लेना, ये दोनों साइड में चलता है, उत्तरी और दक्षिणी। बीच में सबसे पहले विषुवतरेखीय प्रदेश, उसके बाद है अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उसके बाद है आपका उष्णकटिबंधीय, उसके बाद है उपोष्ण, उसके बाद शीतोष्ण, उसके बाद टुंड्रा और फिर ध्रुवीय। टुंड्रा के बाद ध्रुवीय यानी टैगा। ठीक है, तो ये इसका तापीय विभाजन था, मैंने आपको समझाया। अब इसमें आगे देखते हैं
कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। याद रखना, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं उन्हें सोलास के नाम से जाना जाता है। और ये वन सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। और इन वनों में पाए जाने वृक्षों में मैग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना, बेटल, यूकेलिप्टस, एल्म इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखना। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। और जो पलास वृक्ष था उसे जंगल की आग कहा जाता है। अब देखो ये मैप सा दिया हुआ है, इसमें देखो अच्छे से कि सबसे नीचे है इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं पर्णपाती वनस्पति 900 मीटर की ऊंचाई तक, 900 मीटर से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन। और पश्चिमी क्षेत्र में यानी दक्षिणी पहाड़ियाँ जो हैं उन पर कहा जाता है इसे सेलास वन। ठीक है, सोलास वन। और 1800 से ऊपर पाए जाते हैं समशीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन। ठीक है, सबसे नीचे उष्ण कटिबंधीय, उससे ऊपर उपोष्ण और उससे ऊपर समशीतोष्ण, उससे ऊपर शीतोष्ण। अब इसमें हिमालय की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में देखते हैं। इसमें पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत की देख ली, अब हिमालय की देखते हैं कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में समुद्र जल स्तर से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तथा प्राकृतिक वनस्पति के विकास को तापमान की अपेक्षा वर्षा की मात्रा अधिक प्रभावित करती है। यानी 900 मीटर की ऊंचाई तक प्राकृतिक वनस्पति के विकास को तापमान की अपेक्षा वर्षा की मात्रा अधिक निर्धारित करती है। और दक्षिण में प्रायद्वीप में तापमान अधिक निर्धारित कर रहा था। ठीक है, इसलिए 900 मीटर की ऊंचाई तक पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। यानी पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की तरफ जाओगे तो उसमें वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी, क्योंकि समुद्र से दूरी की वजह से, जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विकास क्रमशः सदाबहार वनस्पति पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में कटीले व सवाना वन पाए जाते हैं। 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे व घने वन पाए जाते हैं 1000 से 200 मीटर की ऊंचाई के बीच। और यह मुख्यतः संकुल आकार की गहरी हरी भू दृश्यावली का निर्माण करने वाले वनों की धारियों के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ सदाबहार, ओक यानी बांज एवं चेस्टनट के वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। आगे 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन काफ़ी विकसित रूप में पाए जाते हैं 1500 से लेकर के 1750 में। और ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और देखते हैं इसमें कि 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। और इन वनों में देवदार, भोजपत्र, चीड़, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। लीसा जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। तारपीन का तेल लीसा से बनाया जाता है जो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग साबुन, पेंट बनाने में एवं कागज उद्योग में किया जाता है। तारपीन के तेल का प्रयोग जो है साबुन बनाने में, पेंट बनाने में एवं कागज उद्योग में किया जाता है। और 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों तथा चरागाहों भूमियों का संक्रमण पाया जाता है। 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों तथा चरागाह भूमियों का संक्रमण पाया जाता है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च तथा बरुन्स आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन चरागाहों का प्रमुख प्रयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया नामक प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। और पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ विषुवत रेखा एवं समुद्र से निकटता के कारण केवल औसत तापमान अधिक रहता है, बल्कि वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। यानी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में टेम्परेचर अधिक रहता है अक्षांशीय तुलना करें तो, लेकिन उस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक रहती है। और यही कारण है कि पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में
प्राकृतिक वनस्पतियों की सघनता, जैवभार और जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, वर्षा अधिक होगी तो उस क्षेत्र में वनस्पतियों का विकास अधिक होगा, सघनता भी पाई जाएगी, जैवभार भी पाया जाएगा और जैव विविधता भी अधिक पाई जाएगी। ठीक है, और पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय का औसत तापमान अधिक होने के कारण सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास अधिक ऊंचाई पर विस्तार हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय पर टेम्परेचर अधिक है, तो जो सभी प्रकार की वनस्पतियां हैं अधिक ऊंचाई तक पाई जाती हैं पूर्वी हिमालय में। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी हिमालय में शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति ऊंचाई से ही मिलने लगती हैं, कम ऊंचाई से ही, लेकिन 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यंत कम तापमान हो जाने के कारण टुंड्रा वनस्पति का विकास भी नहीं हो पाता है पूर्वी भाग में। जब पश्चिमी भाग में दोबारा देखते हैं इसे कि हिमालय में शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति कम ऊंचाई से ही मिलने लगती हैं पश्चिमी हिमालय में, तथा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यंत कम तापमान हो जाने के कारण टुंड्रा वनस्पति का विकास भी नहीं हो पाता है। जबकि पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति का विकास पाया जाता है। आगे फिर घास भूमि के बारे में देखते हैं। घास भूमि वनस्पति जो है भारत की घास भूमि, जिसे सवाना तुल्य वनस्पति भी कहा जाता है, विश्व की सवाना वनस्पति से भिन्न है, क्योंकि यहाँ कटीले वनस्पति प्रदेश के वृक्षों को काटे जाने के बाद उगने वाले छोटे वृक्ष तथा घास को ही सवाना वनस्पति तुल्य वनस्पति या घास भूमि वनस्पति प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। याद रखना, भारत के घास भूमि प्रदेश ग्रामीण चारागाहों के रूप में देश के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में फैले निम्न चारागाहों में एवं हिमालय की श्रेणियों में, जिन्हें अल्पाइन क्षेत्र भी कहा जाता है, में पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, ठीक है, उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल घास के मैदानों को और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें समझो कि एक साइड में दिया हुआ है पश्चिमी हिमालय, एक साइड में पूर्वी हिमालय। नीचे से देखते हैं कि वर्षा की मात्रा के आधार पर दिया हुआ है इसमें कि पूर्वी हिमालय में सबसे पहले सदाबहार, पश्चिम की तरफ चलेंगे फिर कम हो जाएगी अर्ध सदाबहार वनस्पति, फिर वर्षा कम आर्द्र पर्णपाती वन और वर्षा कम शुष्क पर्णपाती वन, और सबसे वर्षा कम कटीले वनस्पति एवं सवाना वनस्पति। ठीक है, अब इसमें ऊंचाई के आधार पर देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति जो है दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पाई जाती है 900 मीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद पूर्वी भाग में 900 मीटर से 1800 मीटर के बीच आर्द्र पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, तथा पश्चिमी भाग में 900 से 1500 के बीच उपोष्णकटिबंधीय। उसके बाद पूर्वी भाग में 1800 से 2700 के बीच पर्वतीय वनस्पति और पश्चिम में 1500 से 2400 के बीच समशीतोष्ण। फिर पूर्वी भाग में 2700 से 3300 के बीच शंकुधारी वनस्पति और पश्चिम में भी 2400 से 2300 के बीच। देखो, पश्चिम में तो 2400 से 3000 के बीच ही पाई जाती है, और इसमें पूर्व में 2700 से लेकर के 3300 तक पाई जाती है, और फिर टुंड्रा वनस्पति फिर उससे ऊपर दोनों में पाई जाती है। लेकिन पश्चिमी भाग जो है इसमें 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर किसी वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त दक्षिणी भारत के तमिलनाडु एवं नीलगिरी पर्वत के सदाबहार वनों में भी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब नमभूमि के बारे में देखते हैं। नमभूमि यानी आर्द्रभूमि, वेटलैंड किसे कहते हैं। इसमें आपको बता दूं कि आर्द्रभूमि वह क्षेत्र होते हैं जिसमें नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी नम और शुष्क दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, और इन क्षेत्रों की भूमि जो होती है उथले पानी की सतह से ढकी होती है। ठीक है, नम एवं शुष्क दोनों प्रकार की वनस्पति विशेषताएं यानी वनस्पति पाई जाती है, और इन क्षेत्रों की भूमि उथले पानी की सतह से ढकी होती है। और आर्द्रभूमि एक जटिल पारिस्थितिकी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत अंतर्देशीय, तटीय और समुद्रीय वास की व्यापक श्रृंखला पाई जाती है। और रामसर सम्मेलन के अनुसार नमभूमि क्षेत्र के अंतर्गत दलदली कच्छ क्षेत्र जो कृत्रिम व प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। जो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर क्षेत्र में, इस वजह से प्रसिद्ध है, और 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखना।
तथा इसमें पानी रुका या बहता हुआ हो सकता है। इसमें ऐसे समुद्री क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं, यानी निम्न ज्वार के समय होती है। इस प्रकार रामसर सम्मेलन में दी गई परिभाषा के आधार पर मैंग्रोव, प्रवालभित्ति, ज्वारनदमुख, क्रीक, खाड़ी, तालाब, दलदल तथा झीलों आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आर्द्रभूमि क्षेत्र जैव विविधता तथा सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे देखते हैं 2 फरवरी को, ये जो देखो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ आर्द्रभूमि सम्मेलन, और रामसर सम्मेलन 1971 के अंतर्गत आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रावधान किए गए। भारत में 1982, भारत जो है इसमें 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में इसमें तो दिया हुआ है 42 साइटें हैं, लेकिन कुल तकरीबन 75 साइट हो चुकी हैं, और हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है ये आर्द्रभूमि दिवस। अब भारत में स्थित कुछ रामसर साइटों के बारे में दिया हुआ है। प्रमुख हैं जैसे अष्टमुडी आर्द्रभूमि जो है ये केरल में पाई जाती है। केरल में कुल 3 पाई जाती हैं। जो दूसरी है सत्तमकोटा झील, ये केरल में। वेवनाथ झील, ये कोल आर्द्रभूमि जो है वेवलांत कोल, ये केरल में ही है। और फिर आगे तमिलनाडु में देखते हैं पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड सेंचुरी। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में इस टाइम देश की सबसे ज़्यादा हैं, तकरीबन 14 साइटें हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये डाटा जो है पुराना डाटा है, तो अब 75 हो चुकी हैं। ठीक है, याद रखना 14 हैं तमिलनाडु में और सबसे ज़्यादा हैं। आगे कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील, ये उड़ीसा में, और भीतरकनिका ये भी उड़ीसा में है। आगे पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, ये पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में। भोज आर्द्रभूमि, ये मध्य प्रदेश में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। यानी इसका जो है जो तापमान भूतापमान की वजह से ये इसका मतलब आर्थिक दोहन हो रहा है, ये खतरे में है। इस वजह से आर्थिक मॉन्ट्रेक्स में रिकॉर्ड की गई है। आगे सांबर झील, ये राजस्थान में। कंजली, ये पंजाब में। रोपड़, ये पंजाब में। हरके बैराज भी पंजाब में। ये सतलुज और ब्यास का संगम है इस पर। केशोरपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ये पंजाब में। ब्याज कंजर्वेशन पंजाब। नागल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पंजाब में। ऊपरी गंगा नदी, ये उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश। पार्वती सागर, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य। समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी, सरसई, नवाड़ झील और सुर सरोवर जिसे कीतम झील भी कहते हैं, यह आगरा में है, यह भी उत्तर प्रदेश में है सभी। चंद्रताल आर्द्रभूमि, ये हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध, ये हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सोकार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये लद्दाख में। सोमोरीरी, लद्दाख में। लोनार झील उल्कापिंड से निर्मित है। लोनार झील, ये महाराष्ट्र में। नादूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। सूरी नसर मानसर झील, ये जम्मू कश्मीर में। होकेरा या होकरसर आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में। नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी गुजरात में। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में। लोकटक झील मणिपुर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये शामिल है। दीपोर बील, ये असम में। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में। और कबरताल आर्द्रभूमि, ये बिहार में। आपको बता दूं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में एक तो ये लोकटक झील है और एक ये आपके सामने ये राजस्थान की जो केवलादेव है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई। कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा मैं। कल की क्लास में जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके बारे में देखेंगे। चैप्टर 7 कल कंप्लीट हो जाएगा, तो पढ़ते रहिए। तब तक हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहिए। बाय।